हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू एडिटोरिया का बुक जो आया है प्रैक्टिस सेट, इसे जो है हम लोग आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट थे, सभी को हमने जो है वीडियो के माध्यम से कवर करा दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 14 तक जो कि हमने सभी को कवर करा दिया है। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर कराने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 14 तक नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 14 तक देख सकते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को जो है लाइक भी करने के साथ आप लोग वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन जो कि हेली शिखर सम्मेलन है, इसका 2023 में आयोजन कहाँ किया गया था। हेली शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो हेली शिखर सम्मेलन 2023 जो है इसका आयोजन खजुराहो, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे जो है उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा जो है हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था और यह महिला निवेशकों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो है एक छोटी बचत योजना चलाई गई थी। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि वीडियो में आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सारे जो है क्वेश्चन का आंसर उसके डिटेल के साथ जो है कराया जाएगा और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग अपने कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है काउंटिंग करना कि आपने कितने आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है ये घाना है। तो घाना ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाना देश जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अत्यधिक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अगला है कि मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। मिगुएल डियाज कैनेल को जो है फिर से एक बार राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है और ये जो है पहले क्यूबा के राष्ट्रपति थे और फिर से इन्हें जो है क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष जो है ये हसमुख अधिया बने हैं। हसमुख अधिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो कि गांधीनगर में स्थित है, इसके लिए अध्यक्ष हसमुख अधिया को बनाया गया है और इन्होंने जो है सुधीर माकंड के स्थान पर ये जो है हसमुख अधिया नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले सुधीर माकंड थे। अगला प्रश्न है 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। 3D तकनीक से विकसित भारत का पहला डाकघर जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 की विषय जो था ये हमारे साथ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ हमारे लिए नहीं, ये जो है ये विश्व डाउन सिंड्रोम 2023 की थीम है। और ये विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। अगला प्रश्न है और डाउन सिंड्रोम की बात करें ये जो है एक गुणसूत्री विकार है। अगला प्रश्न है पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल जो है ये जो है IIT कानपुर के द्वारा शुरू की गई। IIT कानपुर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल जो है IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है
पहली बार 2016 से ये दिवस मनाई जाती है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रत्येक वर्ष जो है ये 14 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 की बात करें तो 2022 में जो है सरस्वती सम्मान ये शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। तो शिव शंकरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि की सीमित कर दिया है, यानी अधिकतम राशि जो है इसकी कितनी रखी गई है। अधिकतम जो है ये 15,000 कर दी गई है। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 में जो है पेंशन योग्य वेतन सीमा को जो है 6500 रुपये प्रति माह से बढ़कर ये 15,000 प्रति माह कर दिया गया है। तो 15,000 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं। अरेबिका और रोबस्टा की बात करें ये जो है कपास की किस्में हैं। कपास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरेबिका और रोबस्टा ये कपास की किस्में हैं। अगला प्रश्न है निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी की बात करें तो मानस, धन सिद्धि और सुबर्ण सिद्धि ये सभी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा जो है इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील से होती है और ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन वायुजनित रोग के उदाहरण है। वायुजनित रोग के उदाहरण की बात करें तो खसरा जो है ये वायुजनित रोग के उदाहरण है। तो खसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक ये सभी जो है ये वायुजनित रोग हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो ये जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण, किशनगंज ये सभी में पाए जाते हैं, परंतु बांका में जो है ये आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। तो बांका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्द्र पर्णपाती वन वे क्षेत्र होते हैं जहाँ जो है वर्ष में वर्षों औसतन वर्षा जो है ये 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों में शामिल जो होते हैं ये माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं। माध्यमिक शिक्षक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी गठन की शक्ति संसद के पास है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें जो है विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय, स्नातक और माध्यमिक शिक्षक ये सभी जो है ये शामिल होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें इसका वर्णन जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क में इसका वर्णन है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि इसका वर्णन 338 के ख में है। और राज्य भाषा आयोग का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा आयोग का वर्णन है। तो सभी को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनीत समिति प्रावधान ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोरंजन संबंधित प्रावधान ये जो है हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राज्यसभा की संरचना इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 80 में है, तो ये सही है। लोकसभा की संरचना इसका जो वर्णन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। और भारत के महान्यायवादी का वर्णन ये अनुच्छेद 76 में है। लेकिन राष्ट्रपति का पद इसका वर्णन जो है ये अनुच्छेद 52 में है। तो ये जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें से जो है नहीं पूछा था। तो राष्ट्रपति का पद जो कि अनुच्छेद 52 में है और ये 56 दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम मत आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जाती है। प्रथम मत आपात स्थिति की घोषणा जो है ये 6 मंथ के लिए की जाती है। तो 6 महीने ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपातकाल की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के 5 के प्रावधानों के तहत जो है संसद द्वारा अनुमोदित आपात की उद्घोषणा 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद
फिर से जो है इसे लागू किया जाता है, परिवर्तित नहीं रहेगी, यानी ये जो है 6 महीने तक लागू रहेगी। अगला है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है ये प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति जो कि संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या जो है टोटल 30 है, जो कि केवल लोकसभा से संबंधित होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, और इसमें जो है लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा तथा 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति इसमें जो है टोटल 22 होते हैं, 22, और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं टोटल सदस्यों की संख्या, और इसमें याचिका समिति में टोटल 15 होते हैं। लोक उपक्रम समिति की बात करें तो लोक उपक्रम समिति में 22 होते हैं, और लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 होते हैं। इसमें जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री सहित जो किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है ये 12 होनी चाहिए। 12 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क में विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% होना अनिवार्य है, परंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 होनी चाहिए। परसेंट में पूछे तो 15%, और संख्या पूछे तो कम से कम 12 ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 के झ में पंचायत से संबंधित, भाग 9 के क और अनुच्छेद जो है 243 के म में नगर निकाय से संबंधित वित्त आयोग की चर्चा की गई है। राज्य वित्त आयोग राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच संपत्ति के बंटवारे के संबंध में सुझाव देता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो है टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में जो है टोटल अनुसूचियों की संख्या ये टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, और मूल संविधान में टोटल 8 थी। मूल संविधान में कुल टोटल जो है 22 भाग थे, परंतु अभी वर्तमान में जो है टोटल 25 भाग है, और अनुसूची 8 थे, जो कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में टोटल जो है 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान समय में 450 से प्लस लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से संबंधित समिति जो है ये जो है दिनेश गोस्वामी समिति है। तो दिनेश गोस्वामी समिति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी.बी. राव समिति की बात करें, ये जो है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति जो कि पंचायती राज की प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है, और एल.एम. सिंधवी समिति जो कि पंचायती राज का पुनर्सशक्तिकरण का संबंधित है। एल.एम. सिंधवी समिति जो कि पंचायती राज का पुनर्सशक्तिकरण से संबंधित है। अशोक मेहता समिति जो कि पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है। जी.बी. राव समिति जो कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है। खादी का अर्थशास्त्र और चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ जो है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन, ये जो पुस्तक है ये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो कि पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया है, और विभूति जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। तो हमने सारे के जो है पुस्तक को बता दिया है, आप लोग जो है इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ऑप्शन है इसका राइट आंसर देगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनेता थे, जो कि बिहार एवं उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले, पहले भारतीय एवं ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले,
पहले भारतीय थे। इन्हें जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक मात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था ये लॉर्ड रीडिंग था। और लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो इनका कार्यकाल जो था ये 1921 से 26 तक था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। इनके कार्यकाल में जो है मोपला विद्रोह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन, ये सभी जो है प्रमुख कार्य हुए थे जो कि लॉर्ड रीडिंग के समय में हुए थे। और लॉर्ड रीडिंग जो कि एकमात्र यहूदी वायसराय थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे ये जो है ये हैं साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार। ये जो है ये तीनों जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। कौन कौन है? साहूकार, शिक्षित वर्ग, कृषि और जमींदार। खेतिहार मजदूर, ये सभी कृषक, ये सभी भाग लिए थे, परंतु इन तीनों साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार ये तीनों जो है ये भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार। अगला प्रश्न है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 1935 की अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम की विशेषता जो है इसकी विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्ता, द्विसदनीय विधानमंडल, एक अखिल भारतीय संघ, ये सभी जो है ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है। लेकिन केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। ये जो विशेषता है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुआ था? बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा यह जो है विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस मनाया गया। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो ये जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ये जो है कोलकाता के अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है सर्वप्रथम भाग लिए थे। तो 1901 कोलकाता अधिवेशन, और ये जो है 17वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 17वां अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे और कांग्रेस के पहले और जबकि महात्मा गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। साइमन कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है ये मार्च 1930 पूना समझौता की बात करें ये 5 फरवरी 1931 पूना समझौता जो है ये 1932 जो कि 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक पंचाट की बात करें तो सांप्रदायिक पंचाट जो है ये 16 अगस्त 1932 और ये जो है ये 24 सितंबर 1932। दिल्ली समझौता जो है इसे जो है इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है 5 फरवरी 1931। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो एक हुआ था साइमन कमीशन, जो कि साइमन कमीशन मार्च 1930 में। उसके बाद हुआ था दिल्ली समझौता या फिर इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 5 फरवरी 1931, यानी पहले 1 उसके बाद 4 उसके बाद हुआ था कौन सा हुआ था? उसके बाद जो है ये सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। तो सांप्रदायिक पंचाट यानी 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में
है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। अगला प्रश्न है कि किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा जो है जैन साधु को प्रदान किया गया था। ये जो साधु हैं ये हरिविजय सूरी हैं। हरिविजय सूरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु या फिर जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। 1582 में अकबर जो है जैन सिद्धांतों को समझने के लिए जैन आचार्यों के संपर्क में आए थे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हुन शासक जो कि मिहिर कुल को पराजित किया था। हुन शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला शासक जो था ये था यशोवर्धन। तो यशोधर्मन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री हेनशंग तथा मदरसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त जो कि बालादित्य और तत्पश्चात मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो आदि ऐतिहासिक युग जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है ये 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच था, परंतु भारत में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा अशोक के शिलालेख में की गई है। ये जो है प्रथम शिलालेख में की गई थी। और दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था की उल्लेख की गई थी। छठा शिलालेख में जो है इसमें आत्मनियंत्रण की दिशा दी गई थी। और पांचवें शिलालेख में जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। तो ये सारे जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हाइलेस कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हाइलेस जो है ये यूएसए में स्थित है। यूएसए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हाइलेस जो है ये यूएसए में स्थित है। यह जो है एक प्रमुख ज्वालामुखी है। अमेरिका के इतिहास में सबसे पहले आर्थिक रूप से विनाशकारी ज्वालामुखी की घटना माउंट सेंट हेलेस से ही संबंधित थी। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है। दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाली झील जो है ये पुलिकट झील है। पुलिकट झील जो कि 96% इसका भाग जो कि आंध्र प्रदेश में और 4% हिस्सा जो है इसका तमिलनाडु में है। और ये जो है दो राज्यों की सीमा बनाती है। इस झील की लंबाई लगभग जो है 60 किलोमीटर है। टोटल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। इस झील में मछलियों की एक असमृद्ध विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है। भू आवेष्टित देश नहीं की बात कर रहा है तो ब्राज़ील जो है ये भू आवेष्टित देश नहीं है। अर्मेनिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान ये सभी जो है भू आवेष्टित देश है। और ब्राज़ील की बात करें तो ये जो भू आवेष्टित देश नहीं है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी जो है ब्राज़ीलिया है। इसका सबसे आबादी वाला शहर जो कि साओ पाउलो है। और वर्तमान में ब्राज़ील की कुल जनसंख्या जो कि ब्राज़ील की टोटल जनसंख्या 21,69,39,862 है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है जैसे कि नूरबोर राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोरा एंड फौना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कोडाई कनाल पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। कोडाई कनाल जो कि पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ये जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो पालनी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला जो है ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक पहाड़ी राज्य है। यह ग्रेनाइट चट्टानों, झीलों, झरनों और घास की पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में स्थित है यह तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। और इसकी कुल क्षेत्रफल 841.49 किलोमीटर स्क्वायर है।
अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। इसका नाम बदलकर 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की संरचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की संरचना जो है ये निक्षेपण, अपक्षय, अपवर्धन, ये सभी के द्वारा जो है मिट्टी की रचना होती है। तो मिट्टी की रचना किससे होती है? तो प्रयुक्त में से एक से अधिक से होती है। मिट्टी जीवाश्म तथा खनिज लवणों के मिश्रण होती है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान जो है ये 5.5 तक रहना आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है ये जयपुर में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो कि जयपुर में स्थित है, जबकि दक्षिण कमांड जो कि पुणे में स्थित है, पश्चिमी कमांड जो कि चंडीगढ़ में स्थित है और पूर्वी कमांड जो कि कोलकाता में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। 24 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उपभोक्ता आंदोलन को अवसर प्रदान करता है और यह महत्व को उजागर करता है। इसके साथ ही उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की प्रेरणा देता है। 2022 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम थी स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ये जो है 2022 की राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। योकोहामा रणनीति की बात करें ये जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो आपदा प्रबंधन ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1994 ईस्वी में जापान में योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए। बाद में इसे जो है योकोहामा रणनीति तथा आर्थिक सुरक्षित संसार के कार्य के रूप में योजना कहा गया। अगला प्रश्न है कि वे कौन से विशेष प्रकार के भौतिकी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ये जो है ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे जो है यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। पंचेत बांध की बात करें ये जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो दामोदर नदी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया है और इससे लाभान्वित राज्य जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है कि उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई जो कि प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे ये नरसिम्हा राव द्वारा जो कि उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडली की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई थी और ये जो है घोषणा ये 1991 में तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी घोषणा। अगला प्रश्न है यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ जो है ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो प्रतिचुंबकीय ऑप्शन है इसका राइट आंसर जगह। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जगह। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। एक स्वतंत्र चुंबक को लटकाने पर वह हमेशा जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है कि टेस्ला इकाई है। टेस्ला की बात करें, टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन भी इसका राइट आंसर जगह। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो है ये टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है, ये टेस्ला है। अगला प्रश्न है एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। एमआरआई मशीन में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो ये जो है चुंबकीय तरंगे का उपयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता की बात करें तो गामा किरण की जो है सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। तो गामा किरण ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो कि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये सभी जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन हीलियम का प्रयोग जो है ये नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किए जाते हैं। तो हीलियम जो है एक नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है। कोशिका में 80% से अधिक मात्रा जो है ये जल की होती है। 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जल है और मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो कि कोशिका है। असंख्य कोशिकाओं मिलकर जो है मानव शरीर का निर्माण करती है और कोशिका का खोज जो है प्रथम बार ये 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो कि कॉर्क में मृत कोशिकाओं को देखा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। पेनिसिलिन का उत्पादन संभव जो है ये एक फफूंद से है। तो एक फफूंद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन का उदाहरण फफूंद द्वारा बनाया जाता है। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो कि संक्रमण के खिलाफ प्रयोग की जाती है। इसे सर्वप्रथम जो है 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फफूंदी पेनिसिलिनियम नोटेज्म से जो है प्राप्त किया था। पेनिसिलिन के पीसीएन या फिर पेन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है ये नारंगी होता है। नारंगी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वायुयानों में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है ताकि इन्हें किसी भी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो। यह एक कार्डियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों के बातचीत के लिए जो है रिकॉर्ड करती है। कुछ अनहोनी घटित होने पर जो है जांचकर्ता इसी के माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि घटना क्या हुई थी। अगला प्रश्न है कि जंतु वसा में समानता क्या होता है। जंतु वसा की बात करें तो जंतु वसा में जो है समानता संतृप्त वसा अम्ल होती है। संतृप्त वसा अम्ल होती है। जंतु वसा में समानता जो है संतृप्त वसा अम्ल होती है जो शरीर के लिए अधिक हानिकारी होती है तथा धमनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे जो है धमनियों में रक्त प्रवाह रुक जाती है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो है ये अपघटक की होती है। तो अपघटक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक जो है विशालकाय अणु है। अगला प्रश्न है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन जो है ये लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचता है। लाल रुधिर कणिका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया किस प्रकार के रोग हैं। हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया जो है ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त के जमने या फिर थक्का बढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप छोटी मोटी साधारण चोट भी भयंकर साबित होता है, क्योंकि एक बार रक्त शरीर के किसी भी भाग से निकलना शुरू हो जाता है तो यह जो है बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है, ये जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। तो डॉपलर प्रभाव ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह ट्रैकिया ट्रांसमीटर एवं रिसीवर की सहायता से की जाती है। अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र कहाँ स्थित है। शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र जो है ये हाइपोथैलेमस में स्थित है। हाइपोथैलेमस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित है। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जो कि शरीर के अनेक क्रियाओं जैसे कि शरीर के बाह्य तथा अंतः वातावरणों को उद्दीपनों की संवेदी सूचनाएं, प्रसारणीय दाब, ताप, हार्मोन्स की मात्राएं आदि सभी को जो है ये नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड है।
शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो शुक्र ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और शुक्र की बात करें ये जो है सबसे गर्म भी है। अगला प्रश्न है, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र की बात करें तो ये जो है ये बल और दाब में नहीं है। बल एवं दाब ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बल का विमीय सूत्र जो होता है ये यम यल टी माइनस टू होता है, और दाब का विमीय सूत्र जो होता है यम यल माइनस वन और टी माइनस टू होता है। बाकी सबका जो है विमीय सूत्र ये सेम होता है। कार्य का जो है कार्य का विमीय सूत्र यम यल टू और टी माइनस टू होता है। ऊर्जा का भी सेम होता है। और आवेग का बात करें तो आवेग का जो होता है ये यम यल टी माइनस वन होता है, और संवेग का भी सेम होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तूतिया या नीला तोता के नाम से किसे जाना जाता है। तूतिया या नीला तोता के नाम से जो है ये CuSO4 इंटू 5H2O को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा CuSO4 एवं 5H2O, जिससे जो है तूतिया या फिर नीला तोता के नाम से जाना जाता है। और इसका रासायनिक CuSO4 का रासायनिक नाम जो है ये क्यूप्रिक सल्फेट है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या फिर नहीं होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली रोग की बात करें तो ये जो है ये इन्फ्लुएंजा में होती है। इन्फ्लुएंजा ऐसा रोग है जिसमें जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होती है या फिर नहीं ही होती है। अगला प्रश्न है, किस ब्लड समूह वालों को एंटीजन यानी प्रतिजन उपस्थित रहता है। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन जो है ये रक्त समूह ओ वाले को एंटीजन जो है अनुपस्थित रहता है। रक्त समूह ओ वाले एंटीजन अनुपस्थित रहता है। ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए तथा बी एंटीजन रहता है, परंतु ओ में जो है ये एंटीजन उपस्थित नहीं रहता यानी अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ओ, इसमें जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है ये कार्ल और वेंदा के द्वारा किया गया था। तो कार्ल और वेंदा ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है 47 वर्ष बाद कार्ल वेंडा ने 1898 ईस्वी में इसका नाम रखा था। 1857 ईस्वी में अल्बर्ट वाई कोलियर ने इसका खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है ये अल्बर्ट वॉन कोलियर के द्वारा, जो कि 1857 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, और इसका नाम नहीं दे पाया था, परंतु इसका नाम जो है ये 1898 ईस्वी में जो कि कार्ल वेंडा के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल एवं वेंडा। अगला प्रश्न है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर इसमें जो उत्पन्न गैस होती है ये गैस है मीथेन गैस। मीथेन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करें तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो है ये बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सभी जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है ये 20 से 120 दिन होता है। तो 120 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त यानी RBC का जीवन काल जो कि औसतन 20 से 120 दिन होता है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 75 जो कि GK GS के प्रश्न थे सभी को कवर करा दिया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग, और ये जो सेट था ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो कि टोटल 15 प्रैक्टिस सेट था, सभी को हमने जो है एक एक वीडियो के माध्यम से सभी प्रैक्टिस सेट को कवर करा दिया है। अगर आपको सभी का वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है, और किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट को, तो आप लोग पीछे से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।